मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि प्रैक्टिस नंबर 4 है। ये 14 लिख रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले एक और वॉल्यूम इसका था। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, वीडियो नंबर 4 ये है, ठीक है। और ये इसके झांसर का पब्लिकेशन से है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग इससे पहले 1 से लेके 3 तक का एस के झाके पब्लिकेशन से देख चुके हैं। यदि आप लोग को वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ सीरियल वाइज देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है। उस राज्य क्षेत्र का नाम लिखें जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है। तो यदि हम पश्चिमी घाट की ये बनाए तो इस तरह से है दोस्तों। यहाँ क्या है, ये उत्तर पूर्वी घाट के ये है, तो इस तरह से है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा है। तो मिजोरम घाट का क्या कहा जा रहा है कि मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो म्यांमार का तो लगता ही है, त्रिपुरा का लगता ही है, असम का लगता ही है। किसका मिजोरम से नहीं लगा हुआ? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, नागालैंड। यदि इसे हम देखें, नागालैंड की स्थापना कभी थी? तो 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बनाया गया था नागालैंड, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इस राज्य में पूर्वोत्तर में, यानी नागालैंड के राज्य में पूर्व में म्यांमार है, पश्चिम में असम है और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड को क्या कहते हैं? पूरब का स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है, यह प्रश्न दिया गया है। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो एस्ट्रोजन का मूल कार्य है मासिक धर्म चक्र को नियमित करने के लिए। तो मासिक धर्म चक्र जो पीरियड्स होता है उसका क्या है? नियमित रूप से मासिक चक्र को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन का मुख्य काल है, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के कुल संख्या के संदर्भ में के एल और एम कोषों का क्रम क्या है? के एल एम कोषों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में सबसे पहले क्या होगा? एम होगा, पहले एम होगा, उसके बाद क्या होगा? एम के बाद एल होगा, उसके बाद के होगा, एम एल के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, एम एल के होगा। ये के एल एम लिखा था, तो इसमें से इसका क्रम क्या होगा इलेक्ट्रॉनों के संबंध में? तो इसका इलेक्ट्रॉनों के संबंध में एम एल के होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जबकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल कक्षाओं और कोषों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि समान विभव वाली 2 आवेशित वस्तु एक संवाहक तारे से जुड़ी है तो क्या होता है? तो यह जो है धारा प्रवाह नहीं करेगी। जब समान विभव वाली 2 आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी है तो धारा प्रवाहित नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विद्युत आवेश में प्रवाह की दर के रूप में धारा को प्रवाह को परिभाषित किया जाता है। जब विद्युत आवेश एक दिशा में प्रवाहित होता है तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। धारा केवल तब प्रवाहित होती है जब 2 वस्तुओं के बीच एक विभवांतर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो पीतमपुरा है किसके लिए है? और यह जो है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में पीतमपुरा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध क्या है? पीतमपुरा, जो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ता है पीतमपुरा। यह देश एवं विदेश के कई छोटे और बड़े उद्योग स्थापित है, ठीक है। वाहन उत्पादन कंपनियों भी हैं तथा इसे देश का ऑटोमोबाइल हब के रूप में जानता है मध्य प्रदेश के पीतमपुरा को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 7 नंबर प्रश्न में, भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण का ढांचा में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए
आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? तो इसकी शुरुआत किस योजना से की गई थी? भारी उद्योग को कम करते हुए आधारित संरचनात्मक पर बल देना किस योजना से था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किससे? 8वीं से। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत की पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण का ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत 8वीं योजना से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम इसे देखें दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं हम लोग। कब? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं और गांधी जी का जन्म दिवस भी है। उन्हीं के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिए गए 9 नंबर प्रश्न में पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है पौधों में? तो इसका क्या आंसर होगा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और अन्य अपरिहार्य कार्बनिक यौगिक का एक घटक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे चलते 10 नंबर प्रश्न, इनमें से लातविया की राजधानी क्या है? यदि हम देखें लातविया की राजधानी तो कौन सा है लातविया की राजधानी? तो रीमा क्या है? लातविया की राजधानी रीमा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। लातविया की राजधानी रीमा है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। इसमें दिया गया क्या 30 नंबर प्रश्न? इसमें है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस, यहाँ विद्रोही अच्छा नहीं है, मेरठ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित किया था? तो किस तारीख को वो दिल्ली पहुंचे थे? जो सैनिक थे, स्वतंत्रता सेनानी सैनिक थे, जो किस तारीख को दिल्ली पहुंचे थे? तो वो हमसे पूछा था और बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित किया था। तो वो तारीख कौन थी? तो वो तारीख था कौन सा? 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 को दिल्ली पर पहुंचे थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को बादशाह घोषित किया था। ठीक है। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व था। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया था, किन्हें? बहादुर शाह टू को, और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत इसमें से कौन है? तो अनाज। ऑप्शन क्या होगा? अनाज है जो विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। अनाज है जो विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। अनाज को धान्य बीज भी कहा जाता है। यह मूल रूप से एक घास होती है जो भोजन के लिए उपयुक्त स्टार्च युक्त बीज देती है। यह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं लेकिन प्रोटीन में अल्प होते हैं। अनाज में जैसे गेहूं, चावल, राई, जौ, ये सब आदि क्या है? विटामिन बी का भरपूर स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया कथन है, तो ये रीजनिंग है। अब आगे देखते हैं हम लोग। रीजनिंग हम लोग नहीं देखेंगे। 16वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो प्रतिशत के बारे में दिया गया है। ठीक है, प्रतिशत। तो कौन से राज्य का सबसे अधिकतम प्रतिशत वनाच्छादित है? इसमें हम यदि देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। मिजोरम में वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। कितना? 85.41%। सबसे ज़्यादा मिजोरम में वनाच्छादित है। वनों के सबसे अधिकतम प्रतिशत कहाँ? मिजोरम में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। उसके बाद यदि देखें तो मेघालय में है और फिर मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? ऑप्शन नंबर बी इनसिक्रेटस था जो हेरोडोटस था जो सिकंदर के साथ आने वाला नहीं था। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस था जो, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस कहते हैं। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है, किसने लिखा है? हेरोडोटस ने ही लिखा है। सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार निरियाकस, एनासिक्रेटस और एरिस्टोबुलस थे। और इसमें से कौन आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, हेरोडोटस नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न में, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया है? सही है, मुद्रा है जो स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रोमर ने दिया है। किसने? क्रोमर ने।
क्रोमर ने ये परिभाषा दिया है कि मुद्रा है जो स्वयं को क्या करती है, परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य है कि सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य क्या है? तो वे कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों का विकास होना, उसे सूर्योदय उद्योग के सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। किसे सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं? कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में कि दी गई आकृति को आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा, नहीं, ये सीधी रेखा खींचने के लिए कहा जा रहा है, तो ये मैथ होगा दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं आगे। इधर रीजनिंग है 25 में देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के, तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है, ठीक है, और पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन होंगे? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह आपको शुक्र है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सूर्य एवं पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? बुध तथा शुक्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। बुध है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम है, जबकि शुक्र पृथ्वी का, बुध है जो पृथ्वी से सूर्य का सबसे निकटतम है, परंतु शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम है और सूर्य से दूसरे स्थान पर था। उसके बाद आपको मंगल, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। आपको मैं इसे पूरी तरह से सीरियल बाजी में बता। देखिए, सूर्य का सबसे निकटतम बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये क्रम है सूर्य के निकटतम ग्रहों का। सूर्य से ग्रहों की क्रम है ये, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा था, बुध है जो सूर्य के निकटतम है और शुक्र है जो पृथ्वी के निकटतम है। बुध के बारे में जब देखें तो बुध है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, और सबसे हल्का ग्रह है। और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो यदि इसमें देखें शुक्र के बारे में, तो शुक्र है जो पृथ्वी का निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम जबकि सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और शुक्र के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र को सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। तो और एक और खासियत है दोस्तों शुक्र में, जो अन्य ग्रह है, अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में ये क्या करती है? तो सूर्य का परिक्रमा करती है। जैसे सभी ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का परिक्रमा करते हैं, जबकि शुक्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी का क्या कहते हैं करती है, पृथ्वी का नहीं, सूर्य का परिक्रमा करती है। इसलिए शुक्र में क्या होता है? दिन और रात। दिन शुक्र में जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त होता है जो पूरब की ओर होता है, ठीक है। और इस तरह की प्रक्रिया अपनाने वाले एक और ग्रह है, वो कौन सी है? अरुण है। शुक्र और अरुण में दोनों ही में एक ही तरह की सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये तो मैथ है दोस्तों, आगे क्यों चलते हैं हम लोग, मैथ है, आगे चले। इसमें दिया गया है, ये रीजनिंग है। इसमें है, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? देखिए, कौन सी व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं जनजाति का है, ये कौन बताएगा? तो इसका निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राष्ट्रपति निर्णय लेंगे कौन सी व्यक्ति अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। यदि हम ये देखें राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन है? यदि इन तत्वों में से सबसे छोटा कौन है, तो Al3+ ये आकार में सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, इधर रीजनिंग है, तो आगे हम लोग देखेंगे। इसमें है क्या, 31 नंबर प्रश्न में, मलिक गफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि मलिक गफूर को क्यों 1000 दिनारी कहा गया, ये प्रश्न दिया गया है। तो इसलिए मलिक गफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि मलिक गफूर जो था उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। 1000 दिनारी कहा जाता है। इसे खरीदने वाला कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। कौन, किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। मलिक काफूर को दक्षिण विजय के श्रेय माना जाता है।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरशब्स था। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत का प्रधान नियुक्त किया। सहना ए मंडी यानी प्रत्येक बाजार में अधीक्षक होते थे, उन्हें सहना ए मंडी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 1000 दिनार में खरीदने के कारण उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें मैथ है, आगे क्यों चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न में, जब प्रयुक्त बल किसी दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा। तो कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसमें क्या होता है, कोई कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है, इसमें दिया गया यौगिक CH3 CH2 और CH3 का IUPAC नाम क्या है। CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है, तो उसका PS नाम है प्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, प्रोपेन नाम है उसका। CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन जिसे कभी कभी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या LPG के रूप में जाना जाता है। प्रोपेन एक 3 कार्बनिक एल्केन गैस CH3 H8 होता है। प्रोपेन का प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और कच्चे तेल के शोधन के उप उत्पादन के रूप में उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है आगे क्या है, तो हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने वाला एकमात्र नदी कौन है, वो मिसिसिपी नदी है। कहाँ का, तो मिसिसिपी नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यह डेल्टा का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर ले गए बारीक कणों के जलोढ़ पदार्थ के जमाव से होता है। ठीक है, इनमें से नदियों की मुख्य धारा बहुत कम शाखाओं में विभाजित होती है, बहुत कम शाखाओं में विभाजित हो पाती है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन है, मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ में गवर्नर कौन थे। जब ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन थे, विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। विलियम बेंटिंक के समय में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंक थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार में 1829 में सती प्रथा का पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पुनः प्रतिबंध कर दिया और 1830 ईस्वी में उन्होंने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध किया था। ठगी प्रथा को प्रतिबंध किया था 1830 ईस्वी में। ठीक है, और शैक्षणिक सुधार यदि देखें तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 में बनाया गया। ठीक है, इस योजना ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया। शिक्षा की सिफारिश में 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। सरकारी सुधार जब देखे 1833 में चार्टर्ड एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ये रीजनिंग है, आगे चलते हैं। रीजनिंग है, इसमें विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, तो विधान परिषद है साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकता है। साधारण विधेयक को विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने माह तक, 4 माह तक रोक कर रख सकती है। विधान परिषद अधिक से अधिक कितने माह, 4 माह तक। ठीक है, विधानसभा के साथ मिलकर विधान परिषद राज्य सूची में अंकित 66 विषयों पर कानून बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो ब्लीचिंग पाउडर की जो प्राकृतिक है वो ऑक्सीकरण एजेंट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीकरण एजेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है रीजनिंग है। उसके बाद क्या है, आपको जीके का जो विकल्प है 53 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है। कौन सा विषय है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से देखें शिक्षा है जो राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है। ये समवर्ती सूची में रखा गया शिक्षा को। पुलिस, न्याय और जेल
ये सभी राष्ट्र सूची से संबंधित है, परंतु शिक्षा समवर्ती सूची से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। राष्ट्र सूची में स्थानीय महत्व के 61 विषय हैं दोस्तों, जिस पर साधारणतः कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है। कुछ विषय इस प्रकार है, कुछ विषय इस प्रकार है: कानून और व्यवस्था, न्याय, जेल, पुलिस, कृषि, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन आदि है जो राष्ट्र सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप किसने लगाया था? तो वो कौन थे? जीतन महल थे, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, जीतन महल जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पत्नी थी और बेगम जिन्नत महल ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्रता योद्धाओं को संगठित किया और देश प्रेमियों का परिचय बना दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहते थे, कहा जाता है? तो उन्हें श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें श्रेणिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जननांगी हर्पिस संक्रमण के कारण होता है? जननांगी हर्पिस का संक्रमण विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लिटमस के प्रति अम्लुत तथ्य क्षारों द्वारा अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित किए जाने के कारण लिटमस विलयन अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है? विषाणु के कारण जननांगिक संक्रमण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिक्कत क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विलयन के बाद लिटमस का जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो लाल बनेगा। ठीक है, लाल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, यदि आप लोग दोस्तों और भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस बुक का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, अपने जीके जीएस को परखना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों। रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का और यूटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और 2 दोनों मिलेगा, और जबकि क्रॉन पब्लिकेशन का भी वॉल्यूम 1 मिलेगा दोस्तों। आप यदि नहीं देखे हैं, जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और आपको इसके झा सर के बुक का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग नहीं प्रैक्टिस किए हैं, जाकर कर सकते हैं और उससे आप अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। जीके जीएस को रिवाइज कर सकते हैं। आप लोग यदि करते हैं इस तरह, तो मुझे विश्वास हो कि आप लोग जरूर से जरूर उसमें और भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। तो आप लोग जरूर जाएं दोस्तों और जरूर से जरूर देखें। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने वाला होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 61 में जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई क्या होता है? सार्वत्रिक गुणांक की, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? शांत समुद्र और तूफान का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफान के महासागर कहाँ स्थित है? तो इसका स्थान जो है आपको शांत समुद्र और महासागर के चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ये कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। शांत समुद्र तूफान का महासागर कहा जाता है चंद्रमा पर से। ठीक है, ट्विंक्लिटी का सागर यानी मारे ट्विंक्लिटेस्टिस चंद्रमा पर एक बढ़ा एवं गहरा बैलास्टिक मैदान है जो प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट से बना था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। कार्बन द्वारा एक मजबूत आवंध के निर्माण का एक कारण इसका आकार है।
किसका आकार है? तो एक कारण इसका आकार छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक के हैं जिसे से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो अम्ल क्षार संकेतक है तो इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जिला कलेक्टर है जो किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जिला कलेक्टर आपको संभागायुक्त अधिकारी के नीचे कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कमिश्नरी के संभागायुक्त यानी कमिश्नर के नीचे काम करते हैं जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 69 में भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखें तो वो कौन है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो पवनों की दिशा में परिवर्तन करना भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो नई दुनिया पृथ्वी के जो नई दुनिया है जो उत्तरी ध्रुव और उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसे उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या है? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण है कि इसमें बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना और खराब मानसून बिगड़ती कीमत स्थिति को देखकर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है 70 हाल ही में 73 में देखते हैं दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न में हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष यदि हम देखें तो किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के.एम. शांता कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गणगौर मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर है जो राजस्थान में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं? तो सूर्य के जो बाह्यतम परत है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को कोरोना कहते हैं, क्रीट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य का बाह्यतम को कोरोना क्रीट कहते हैं। आगे दिया गया है क्या 79 में एक पिकोमीटर बराबर होता है। एक पिकोमीटर बराबर किसके बराबर होता है? ये प्रश्न पूछ दिया है आपसे। तो पिकोमीटर है जो आपको किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर -12 मीटर होता है दोस्तों। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा और देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन होगा -12 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। मृदुतक और सलेशोतक उत्तकों के प्रकार है। मृदुतक और सलेशोतक है जो किसका कौन से उत्तक का प्रकार है? तो वह सरल उत्तक के प्रकार है, सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। आगे है कथन दिया गया है और इधर रीजनिंग है। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले को व्यवस्था नहीं है? स्वायत्त जिलों की व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या होगा 83 का? तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कई स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाग में जिन्हें भारत की केंद्रीय सरकार ने उनकी राज्य विधानमंडलों के अधीन भिन्न भिन्न स्तरों को स्वायत्त प्रदान की गई है। इस स्वायत्त परिषदों को स्वतंत्रता को स्थापना और कार्यकलाप भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के आधार पर किया जाना होता है। तो समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपमान अबुल मुजाहिदीन रखा है? वो किसने रखा था? शासक बनने के बाद अपना नाम अबुल मुजाहिदीन रखा था। वो शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक था जिसे पगला सुल्तान कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो वो कौन सा कार्यक्रम था? तो उस गरीबी दूर करने के लिए गांव में उस कार्यक्रम का नाम है ट्राइसेम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उस कार्यक्रम का नाम है औसत। ऑप्शन नंबर बी सही ट्राइसेम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है चलिए यहाँ पर रीजनिंग है और आगे हम लोग देखते हैं इनमें से जर्मनी की राजधानी क्या है?
तो बहुत अच्छी बात है। जर्मनी की राजधानी कौन है, ये प्रश्न दे दिया गया है हमें। यदि हम जर्मनी की राजधानी को देखें दोस्तों तो क्या होगा, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। और इसकी मुद्रा यदि देखें, जर्मनी की मुद्रा क्या है, ड्यूसमार्क है। जर्मनी की मुद्रा क्या है दोस्तों, ड्यूसमार्क। ड्यूसमार्क है जर्मनी की मुद्रा है, ठीक है। ओस्लो देखें दोस्तों, ओस्लो किसकी राजधानी है, तो ओस्लो जो है आपको, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। और नॉर्वे की मुद्रा क्रोन है। एथेंस किसकी राजधानी है, एथेंस है जो यूनान की राजधानी एथेंस है। किसके, यूनान की राजधानी एथेंस है। और इसकी मुद्रा ड्राचमा, ठीक है। मैड्रिड किसकी राजधानी है, तो मैड्रिड देखे, मैड्रिड आपको पोलैंड की राजधानी मैड्रिड है। पोलैंड की राजधानी क्या है, मैड्रिड। और इसकी मुद्रा क्या है पोलैंड की, तो इसकी मुद्रा पेसेटा है, पेसेटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, पेसेटा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। गन्ने में पाया जाता है, तो गन्ने में क्या पाया जाता है, यह प्रश्न दिया गया है। तो गन्ना में क्या पाया जाता है, यह दिया गया प्रश्न है। यदि हम इसे देखें तो गन्ने में हम क्या देखते हैं, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाया जाता है गन्ने में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज गन्ने में पाया जाता है। फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। कैसा सेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक आर्थिक गतिविधियां हैं, तो तृतीयक आर्थिक गतिविधियां इनमें से कौन है, व्यापार। इसमें से क्या होगा, व्यापार करना तृतीयक आर्थिक गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, तृतीयक आर्थिक गतिविधियां है व्यापार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें से 93 में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण लगभग से सूर्य अब अग्रवर्ती होता है और सूर्यास्त देरी से होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। तो इसका आंसर होगा कि 2 मिनट का, ये अंतराल कितना होता है, 2 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है, तो मालदीव के राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया है, ये प्रश्न दिया गया है। यदि इसे देखें तो राष्ट्रपति के कौन है, राष्ट्रपति के अभी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुयुज्जू है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, डॉक्टर मोहम्मद मुयुज्जू। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मैथ है उसके बाद। नेक्स्ट में इधर है, हम लोग केवल जीके देख रहे हैं। यहाँ पर है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो भारतवर्ष में जो चावल की खेती होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ चावल की खेती होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आप दोस्तों इसी प्रकार यदि आप भारतीय संविधान और या भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको पूरी बुक ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पढ़ाए गए हैं। आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में भारतीय संविधान एवं भारतीय इतिहास पढ़ सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी में और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, इतिहास एंड संविधान का दोनों का आपको अलग अलग प्ले लिस्ट मिलेगा, और इतिहास का 3 प्ले लिस्ट मिलेगा दोस्तों, तीनों कालखंड का, ठीक है। तो आप लोग जाकर जरूर देखें दोस्तों, उसका लाभ उठाएं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 103 नंबर प्रश्न में, हड़प्पा कालीन स्थल रूपनगर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा कालीन नगर रूपनगर पंजाब है जो किस नदी के किनारे स्थित है, यह जो है आपको किस नदी के किनारे स्थित है, तो यदि हम इसे देखें तो हड़प्पा नगर रूपनगर है जो आपको सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा नगर स्थल जैसे रूपनगर पंजाब या पंजाब किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सतलज नदी के किनारे है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है दोस्तों। रूपनगर सतलज नदी के दक्षिणी किनारे पे बसा है, सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग को कहा जाता है। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग को क्या कहते हैं, बेलोचदार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उसे क्या कहेंगे, बेलोचदार कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका क्या था, तो उनका ये था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नीति को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
इसमें क्या है, तो इसमें है विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है। तो कितने होता है शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, तो इसमें से हम देखें तो इसमें आंसर क्या होगा 1/12। 1/12 है जो किसके द्वारा होता है, 1/12 इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट है 113 नंबर प्रश्न की ओर। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है, तो बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। बरगद का पेड़ का वनस्पतिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजी थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है, तो कौन सा झिल्ली संयोजी थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है, तो लाइसोसोम झिल्ली। ऑप्शन नंबर गोल्जी कॉय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, गोल्जी कॉय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जब देखें लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी दुबे ने किया लाइसोसोम खोज। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विरासत कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, कौन सा विरासत स्थल है, तो वो कौन सा विरासत स्थल है, हम्पी है, हम्पी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है, तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू है, जो कहाँ है, हुंड्रू रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, हुंड्रू जलप्रपात रांची में स्थित है। हुंड्रू कहाँ है, रांची में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो इसमें से हम जब देखें तो मीथेन क्या है, मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा होता है रूपांतरण, तो बादलों के गर्जन के दौरान आपको गतिज ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बिहार के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है, तो बिहार के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला नियुक्त हुई है, तो वो कौन सा है, बिहार के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, तो भारत के किस राज्य में हुए सर्वप्रथम कोई भी महिला मुख्यमंत्री, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कोई महिला जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी उत्तर प्रदेश में, कब हुई थी, 1908 में हुई थी। 1908 में सुचेता कृपलानी को बनाया गया था। हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में वो इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा लाहौर और दिल्ली में हुई थी। 1940 में संविधान, उनका जन्म 1908 में हुए थे, कब हुआ था, सुचेता कृपलानी को 1908 में उनका जन्म हुआ था और हरियाणा में, ठीक है। और सन 1946 में संविधान की सदस्य चुनी गई और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम भी इन्होंने ही गाया था। सन 1958 से 1960 तक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भी रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की, तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती है किसने भेंट की थी, तो फ्रांसीसियों को शाइस्ता खां ने चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1673 ईस्वी में बंगाल के मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में बस्ती बनाने की अनुमति प्रदान की थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है, इसमें है 29 नंबर प्रश्न में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण का बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान कितना होगा, यदि ये देखें हम, तो आपतित कोण का जो मान होगा आपको कितना डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि कितना है, यदि इसमें कहा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है, तो आपतित कोण का मान क्या होगा, 40 डिग्री, आधा होगा, ठीक है। दोनों बीच का कोण 80 डिग्री, जैसे देखिए ये हो गया, तो एक होता है आपतित किरण, ठीक है, एक होता है परावर्तित किरण, ठीक है, एक आपतित किरण और एक होता है यहाँ से परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, इन दोनों के बीच का कोण 80 डिग्री है, सो दिया गया है। तो हमसे प्रश्न कहा है कि आपतित कोण का मान, केवल आपतित कोण का मान, तो बीच में अभिलंब होता है, बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, तो केवल आपतित कोण का मान, ये आपतित कोण का मान इसका केवल करा है, तो आधा आधा बांट देगा तो ये 40 हो जाएगा, तो ये भी 40 हो जाएगा, परावर्तित कोण भी 40, आपतित कोण भी 40, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया है किस देश की प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र का कुल जनसंख्या उसके खाली स्थान का संदर्भित करती है, तो उसके कृषि घनत्व का संदर्भित करती है, किसका करती है, कृषि शारीरिक घनत्व का, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, शारीरिक घनत्व का प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट को चलते हैं, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है जो आपको 106वां संविधान संशोधन बना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर 106वां। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों,
इसमें दिया है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था, तो वो है धर्मपाल। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया, तो धर्मपाल है जो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, धर्मपाल ने। ठीक है, जो बिहार में स्थित है सोमपुर महाविहार, और यह बांग्लादेश के नवगांव जिले के उपजिले पहाड़पुर में स्थित है। यह भारत के उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक है। 1889 में कनिंघम ने इसकी खोज की थी। पाल वंश के द्वितीय राजा धर्मपाल देव ने 7वीं शताब्दी अंतिम काल में या 8वीं शताब्दी में इस विहार का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से, निम्नलिखित जानकारी में से अध्ययन करें और नीचे दिए गए क्या दिया गया है। तो ये रीजनिंग है दोस्तों। आगे हम लोग जीके की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल के छत को कैसे बनाया गया है ताकि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक ध्वनि पहुंचा जा सके। तो किस प्रकार बनाया जाता है इसे, तो घुमावदार बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तारकुंडे समिति एवं गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, तो कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, पित्ताशय है जो ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पित्ताशय क्या है, अंग ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया है, तो हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश किसने दिया है, अलाउद्दीन बहमन शाह ने दिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बेरिएट्रिक सर्जरी व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है। बेरिएट्रिक सर्जरी है व्यक्ति के किस में परिवर्तन लाती है, तो पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है रीजनिंग है, आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 41 नंबर प्रश्न में, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब, यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा, तब धारा 8A से अधिक होने पर फ्यूज पिघल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो कहाँ प्रारंभ किया गया है, ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कहाँ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्या, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान होता है, यदि ठोस पिघलता है तो इसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणिक आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है, तो संसद है किस प्रकार महाभियोग पारित कर सकती है, ये दिया गया है। तो यह है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में लास्ट है प्रश्न दोस्तों 150 देखें, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो बल और विस्थापन का बीच का कोण 90 डिग्री होगा यदि किया गया कार्य शून्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।